नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के अंतर्गत शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में हिंदी विषय के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि शिक्षक भर्ती अंग्रेजी माध्यम में 2019 में हिंदी के कौन से प्रश्न आए हुए थे। पहला प्रश्न आया हुआ था, देखिए, पठन कौशल का विकास की दृष्टि से कक्षा में विद्यार्थियों से किसी पाठ के अनुच्छेद का नियमित रूप से पठन कराया जाना आवश्यक है। उपर्युक्त कथन ए सही है, बी गलत है, सी आंशिक रूप से सही है, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पठन कौशल का विकास की दृष्टि से कक्षा में विद्यार्थियों से किसी पाठ के अनुच्छेद का नियमित रूप से पठन कराया जाना आवश्यक है। तो ये क्या है, कथन जो है, तो देखिए किसी पाठ के अनुच्छेद का नियमित रूप से पठन कराया जाना आवश्यक है, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी, आंशिक रूप से सही है। क्योंकि किसी एक ही पाठ का जो है अनुच्छेद आप बार बार नहीं पढ़ाना है, आपको अलग अलग पाठ का भी अनुच्छेद आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये इसका जो है आंसर सी, आंशिक रूप से सही होगा। दोस्तों, इस जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका फाइनल आंसर जो है मेरे को नहीं मिल पाया है, तो मैं अपने हिसाब से जो है आंसर बता रहा हूँ। जो प्रोविजनल आंसर जारी होता है वो मेरे पास था, तो उस हिसाब से मैं बता रहा था, लेकिन कुछ उसमें से आंसर जो गलत थे उसको मैं करेक्ट करके मैं अपने हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, यदि आप लोगों को किसी प्रश्न में जो है डाउट हो तो वहाँ आप जो है कमेंट करिएगा। इसका आंसर आपका सी है, ये जो है इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। देखिए विकल्प है, ए सब एक सा होना, बी बुरे में और बुराई चढ़ जाना, सी निर्लज हो जाना, डी अधिकार प्राप्ति के लिए गलत काम करना। तो देखिए उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई लोकोक्ति का जो है अर्थ होता है सी, निर्लज हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कर कीजिए। ए अद्वितीय, देखिए यहाँ पे अद्वितीय शब्द है जो अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ है। तो देखिए अद्वितीय किस प्रकार से लिखा था है, शुद्ध वर्तनी उसका क्या होता है, तो ये ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। अद्वितीय इस प्रकार से ए ऑप्शन के जैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उद्धरण चिन्ह दिया हुआ है। देखिए ये सिंगल एकल उद्धरण चिन्ह है और ये जो है डबल उद्धरण चिन्ह है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ठो उद्धरण चिन्ह दिया हुआ है, विराम चिन्ह को क्रमशः क्या कहते हैं, तो आपको मैं पहले ही बता दिया कि देखिए ये भी उद्धरण चिन्ह है और ये भी क्या है, उद्धरण चिन्ह है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी विकल्प जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, इमला से विद्यार्थियों में किस कौशल का विकास होता है। देखिए इमला जो जिसको श्रुत लेखन भी बोलते हैं, उससे विद्यार्थियों में किस कौशल का विकास होता है। ए किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को शुद्ध वर्तनी में लिखने का कौशल विकास होता है, तो ये तो करेक्ट है, ये तो होता ही है। बी शब्दों को शुद्ध रूप में और क्रमवार लिखने का कौशल का विकास होता है, ये भी होता है। सी शुद्ध वर्तनी के साथ तीव्र गति से लेखन कौशल का विकास होता है, तो ये भी होता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी विकल्प जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पद बंध की विशेषता नहीं है। देखिए ए एक से अधिक पद होते हैं, बी ये पद एक इकाई के रूप में समयबद्ध होते हैं, सी इसमें क्रिया नहीं होती और डी इसके आरंभ में अधिकतर की जितना आदि होते हैं। तो देखिए यहाँ पे विशेषता नहीं है करके पूछा है, तो इसका आंसर जो है व्यापम के द्वारा जो है जो प्रोविजनल आंसर जारी किया गया था उसमें डी लिया गया था और मेरे हिसाब से भी ये डी है। इसमें थोड़ा सा डाउट आपका सी भी हो सकता था, लेकिन चूंकि ये जो डी विकल्प है ये गलत ही है, तो इसलिए इसका आंसर जो है डी है। अभी इसमें पदबंध को समझते हैं। पदबंध क्या होता है, कुछ शब्दों का समूह होता है जो
एक पद के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि संज्ञा पद के रूप में या क्रिया पद के रूप में। ठीक है, तो ये पदबंध क्या होता है? पदबंध कुछ शब्द होते हैं, शब्दों का समूह जो कि संज्ञा के जगह में या फिर क्रिया के लिए या अन्य जो है के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। देखिए, भाववाचक संज्ञा किससे किससे बनाई जाती है? ए जातिवाचक संज्ञा से, बी विशेषण से, सी क्रिया से, डी उपरोक्त सभी से। तो देखिए इसका आंसर जो है डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, कर्तृवाचक कृदंत विशेषण बनाने के लिए धातु के अंत में लगाते हैं। ए औनी, बी अंत, सी आन, डी आक। तो देखिए कर्तृवाचक कृदंत विशेषण बनाने के लिए धातु के अंत में क्या लगाते हैं? तो ये लगाते हैं सी आन का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, मुहावरे वाक्यांश होते हैं, इस कथन के संबंध में निम्नांकित में क्या सही है? ए कथन सही है, बी कथन आंशिक सही है, सी कथन गलत है, डी कथन आंशिक गलत है। तो देखिए इसका आंसर है हमारा ए कथन सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए आया हुआ है, भाषा चंद्रोदय ग्रंथ में सर्वनाम के लिए निम्न में से कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? तो देखिए ए संज्ञावाचक, बी संज्ञा प्रतिनिधि, सी संज्ञा पर्याय, डी संज्ञा समन्वयक। तो देखिए इसका आंसर जो है मेरे को मॉडल आंसर में भी और जब मैंने देखा है इसको सर्च किया तो इसका आंसर जो है आपका संज्ञा प्रतिनिधि जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बच्चा वाचिक भाषा को पहले पहल किस प्रकार सीखता है? देखिए वाचिक भाषा, वाचिक मतलब मौखिक भाषा को पहले पहल किस प्रकार सीखता है? ए पठन से, बी श्रवण से, सी लेखन से, डी आंगिक संकेतों से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रवण से। वाचिक भाषा को किस प्रकार से सीखता है? तो श्रवण करके सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बूंद बूंद करके तालाब भरता है, इस वाक्य में धातु है। देखिए ए सकर्मक धातु, बी उभयविध धातु, सी अकर्मक धातु, डी संयुक्त धातु। तो देखिए इसका जो आंसर है इस वाक्य के हिसाब से जो इसका आंसर है मेरे हिसाब से सी जो है इसका आंसर होगा अकर्मक धातु। इस वाक्य में धातु है तो इस वाक्य में जो है अकर्मक धातु के रूप में जो है भरता है प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर जो है अकर्मक धातु। अब इसमें एक चीज़ और है कि ये भरता जो है अकर्मक और सकर्मक दोनों धातु के रूप में जो है प्रयोग होता है, दोनों क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। तो ऐसा क्रिया जो दोनों के रूप में सकर्मक और अकर्मक दोनों के रूप में प्रयुक्त हो उसको उभयविध धातु भी कहते हैं। अब देखिए इसमें चूँकि इस वाक्य में धातु है करके दिया है इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए। प्रोविजनल मॉडल आंसर में जो है इसका आंसर उभयविध धातु दिया हुआ था। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, उसको इसमें कुछ लाभ नहीं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक, डी संबंध कारक। तो देखिए यहाँ पे कौन सा कारक है? तो यहाँ पे है सी संप्रदान कारक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखिए ये गद्यांश दिया हुआ है, हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है, सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी तथा आनंदमय बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। तो इस प्रकार से ये गद्यांश दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक निम्नांकित में क्या होगा? ए राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, बी सभ्यता और संस्कृति, सी सभ्यता और संस्कृति का अंतः संबंध, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पे चलते हैं, अपठित गद्यांश का सारांश लिखने में सरल भाषा एवं छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। उपर्युक्त कथन के संबंध में सही विकल्प क्या होगा? ए कथन आंशिक सही है, बी कथन पूर्णतः सही है, सी कथन आंशिक गलत है, डी कथन पूर्णतः गलत है। तो देखिए इसका आंसर जो है कथन पूर्णतः सही हो जाएगा, क्योंकि अपठित गद्यांश का जब सारांश लिखते हैं तो सरल भाषा एवं छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। ये जो है पूर्णतः कथन है, पूर्णतः सही कथन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, लोकोक्ति का क्षेत्र मुहावरों की तुलना में अधिक व्यापक है। इस कथन के संदर्भ में
निम्नांकित में क्या सही है? ए कथन सही है, बी कथन आंशिक सही है, सी कथन गलत है, डी कथन आंशिक गलत है। तो देखिए लोकोक्ति का जो क्षेत्र होता है मुहावरे की तुलना में अधिक व्यापक होता है। इसको क्योंकि लोकोक्ति का प्रयोग जो है समाज में जो है और लोग जो है अधिकतर लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, तो इस हिसाब से इसका जो है मुहावरे की तुलना में लोकोक्ति का क्षेत्र व्यापक होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कथन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित होते देख भीम ने क्रोधित होकर घोषणा की, यदि मैंने कौरवों की खाली स्थान तो मेरा नाम भीम नहीं। उपर्युक्त वाक्य के रिक्त स्थान के लिए निम्नांकित में से कौन सा मुहावरा सही और सटीक है? अब देखिए मुहावरा ए दांत खट्टे न किए, बी मैदान नहीं मारा, सी कमर नहीं तोड़ा, डी ईंट से ईंट न बजाए। तो देखिए इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से जो है विकल्प ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। दांत खट्टे ना किए तो मेरा नाम भी भीम नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के मुख्यतः कितने भेद हैं? ए 8, बी 6, सी 4 और डी 2। तो देखिए प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 2 भेद बोल सकते हैं। उसको प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है 2 आधार पर किया गया, एक जो है बाह्य प्रयत्न के आधार पर और दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। तो इसका आंसर जो है 2 होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको उच्चारण के प्रयत्न के आधार पे जो हरिराम के बुक है उसमें 8 भी दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है 2 होना चाहिए। ठीक है, चूँकि फाइनल आंसर जो है इसका नहीं मिला है। ठीक है, प्रोविजनल आंसर में जो है इसका 8 जो है आंसर दिया हुआ है, जबकि इसका आंसर अगर प्रयत्न के आधार पर केवल प्रयत्न के आधार पर लिखा है तो इसका 2 प्रकार में बाह्य अभ्यंतर प्रयत्न के बाह्य प्रयत्न के आधार पर और अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। वह ऐसा क्यों कहता था कि वहाँ न जाएंगे? वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि वह ऐसा क्यों कहता था कि वहाँ न जाएंगे। अब क्यों कहता था मतलब ये क्या है? प्रश्न है। ठीक है, वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्यबोधक चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। हवा चल रही इस वाक्य में क्रिया है। ए आरंभ बोधक, बी अनुमति बोधक, सी आवश्यकता बोधक, डी नित्यता बोधक। तो देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि हवा चल रही है मतलब हवा जो है चलने का काम वो चल रहा है, नित्य है ना, कंटिन्यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा? नित्यता बोधक। जिसमें आरंभ का बोध हो वो आरंभ बोधक, जिसमें अनुमति का बोध हो वो अनुमति बोधक, और जिसमें आवश्यकता का बोध होता है वो आवश्यकता बोधक होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न देखिए 51 नंबर का आया हुआ था शिक्षक भर्ती में। निम्न में व्यंग्यार्थ का पर्यायवाची क्या है? ए प्रतीयमानार्थ, बी सूच्यर्थ, सी आक्षेपार्थ और डी उपरोक्त सभी। तो देखिए जो प्रोविजनल आंसर है उसमें जो है इसका आंसर डी लिया गया है और मेरे हिसाब से भी ये डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला चलते हैं हम लोग। मैं आया और वह गया किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य और डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए संयुक्त सरल वाक्य तो जिसमें केवल एक वाक्य जो है रहता है, एक विधेय और एक उद्देश्य। यहाँ पे देखिए और से जुड़ा हुआ है तो ये जो है संयुक्त वाक्य का जो है उदाहरण होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न देखिए, बिल किस भाषा का उपसर्ग है? ए अंग्रेजी, बी संस्कृत, सी उर्दू, डी पुर्तगाली। तो देखिए बिल किस भाषा का उपसर्ग है? तो बिल जो है उर्दू भाषा का उपसर्ग है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। परात किस भाषा का शब्द है? ए तुर्की, बी देशज, सी पुर्तगाली, डी अरबी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पुर्तगाली। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षक भर्ती अंग्रेजी माध्यम में 2019 में क्या प्रश्न आया था? अपठित गद्यांश का संक्षेपण एक प्रकार का पुनः सृजन है क्योंकि संक्षिप्तीकृत रचना का निम्नांकित वैशिष्ट्य उसे पुनः सृजन की कोटि तक पहुंचाता है। ए मूल अंश को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने के कारण, बी पूर्णतः दोष रहित होने के कारण, सी बोधगम्य होने के कारण, डी सुग्राह्य होने के कारण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए
मूल अंश को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने के कारण। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में हिंदी विषय के अंतर्गत जो प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को देखा। तो दोस्तों यदि आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या सीजी एवं से रिलेटेड अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।